जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में जितने भी भाई अभी सेलेक्ट हुए हैं, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, जिसमें कि जितने सेलेक्टेड बच्चे हैं वो सब उस ग्रुप में ज्वाइन कर ले रहे हैं। और कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग मतलब उसमें मैसेज करेंगे और हम लोग मिलजुल के उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इस ग्रुप का उद्देश्य यही है। तो उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो कि अपना मैसेज डाले थे, उनका क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का क्वेश्चन इसी से मिलता-जुलता कुछ कॉमन क्वेश्चन होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा? उसने पूछा है कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा? तो देखिए भाई, बता दूँ, पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है, जब आपका मेडिकल हो जाता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उससे पहले नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेडिकल में बाहर हो जाएँगे तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है, मतलब बोर्ड या सरकार। तो क्या होता है कि पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकल अगर पास कर जाते हैं उसके बाद से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। एक क्वेश्चन आया है कि मेडिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो देखिए, मेडिकल का एडमिट कार्ड आता है, मैंने इस पे वीडियो बना के विस्तार में बताया है कि आपके थाने पे आएगा। आपके थाने से आपके घर पे सिपाही जाएँगे और जाके आपको फ़ोन करेंगे, आपसे एक कॉपी रिसीव कराएँगे, एक कॉपी ले जाके वापस बोर्ड को भेज दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से आता है आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड। और मेडिकल शुरू होने से हफ्ता दिन पहले वो आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि जिनको वेरिकोज़ वेन है, मतलब कि जिसमें नसें उभर जाती हैं, जिसको बोला जाता है वेरिकोज़ वेन्स बोला जाता है जिसको। तो पूछ रहे हैं कि इसमें पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देखिए, मैं आपको साफ-साफ बता दूँ, मैंने आपको ओरिजिनल भी दिखाया था कि क्या-क्या चेक होता है। लेकिन अभी फिर से एक बार दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि उभरी हुई नसें चेक नहीं की जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर इतना ज़्यादा है कि ऊपर से ही देखने में ही समझ में आ रही है, ज़्यादातर पैर में होता है ये। पैर में देखने में अगर ज़्यादातर ऊपर से ही समझ में आने लग रही है कि ज़्यादा है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है, ठीक है? तब आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो गया है आजकल। पहले था कि वो चीड़-फाड़ होता था, अब तो बहुत ही मतलब ईज़ी हो जाता है। 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। रेडियोथेरेपी से कर देते हैं या लेज़र से कर देते हैं, कुछ इस टाइप से थेरेपी आता है उसका। जाके उसको करवा सकते हैं, 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाता है। जिसका बहुत ज़्यादा है वो लोग करवा लें, ठीक है? लेकिन जिसका हल्का-फुल्का है, थोड़ा बहुत है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि डीएनएस चेक होता है कि नहीं, या डीएनएस में पॉइंट मिलता है कि नहीं? तो भाई, मैंने अभी तक 5-6 वीडियो बना चुका हूँ किसके ऊपर, मेडिकल के ऊपर, और हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि डीएनएस चेक नहीं होता। आपका ज़्यादा हो या कम हो, डीएनएस चेक ही नहीं होता है। तो जितने भी भाई-बहन ऐसे हैं जिनका डीएनएस वाला प्रॉब्लम है, तो वो लोग एकदम निश्चिंत हो जाएँ, 100% श्योर बता रहा हूँ कि डीएनएस चेक नहीं होता है, ठीक है? एक भाई ने कमेंट किया है, पूछा है कि कान में जैसे उसका ऑपरेशन हो चुका है, कान में ऑपरेशन हुआ है और एक हल्का-सा छेद है, छोटा-सा छेद है, ठीक है? या बहुत लोगों को बड़ा भी छेद है, लेकिन मान लीजिए किसी का छोटा भी छेद है और कान से पानी निकलता है या कान में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, मैं कान का प्रोसेस बता दूँ, कान में 2 टाइप का टेस्ट होता है। सबसे पहला टेस्ट होता है कि आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है, इसका टेस्ट किया जाएगा। तो अगर आपको सुनाई देता है प्रॉपर दोनों कान से, तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर आप पहले से ही प्रॉब्लम है, उसको जाके ईयर स्पेशलिस्ट से मिलिए। लेकिन अगर कान में आपको बहुत छोटा-सा छेद है, तो मशीन डाल के चेक नहीं किया जाता है। एक पतली-सी आती है टॉर्च जैसे, पेन जैसे होता है ना, पेन जैसे आती है टॉर्च, उस टॉर्च से चेक करते हैं। आपको झुका देंगे, झुका के आपको डॉक्टर ऐसे कान में जला के और देख लेगा कान फैला के कि पर्दे में छेद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या करें कि अपने किसी ईयर स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ और उनसे बोले कि कान में आप टॉर्च से देखिए कि हमको मेरा छेद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर बड़ा छेद है, अगर ऐसे भी दिखाई दे रहा है, तो फिर उसका सर्जरी करवाइए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा छेद है, चल जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो सुनाई दे रहा है और छोटा सा छेद है और टॉर्च से दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आपको कुछ सर्जरी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए ना? और पानी निकलता है, बहुत लोगों का क्या होता है, कान के में से थोड़ा-थोड़ा पानी निकलता है कान से। तो पानी निकलता है तो जिस दिन जाना है मेडिकल होगा, रुई अपने साथ में लेकर रखेंगे, रुई से थोड़ा-सा बहुत साफ-सफाई कर कर रखेंगे और साफ-सफाई करने के बाद से जाके आप मेडिकल पास करके निकल जाएँगे। ऐसा नहीं है कि कान के डॉक्टर आपको आधा घंटा बैठा के टेस्ट करेगा, 2 मिनट मात्र लेगा, 2 मिनट में आपको सारा का सारा चेकअप करके छोड़ देगा वो।
तो 2 मिनट की बात है, कान से पानी निकल रहा है तो रुई से थोड़ा देर पूछ लीजिएगा, पूछ के उसके बाद से अपना करा लीजिएगा, कान का टेस्ट करा लीजिएगा। समझ गए ना? अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, छेद ज़्यादा है, तो फिर आपको सर्जरी करवा के जानी है। बाकी आप जाएँगे मेडिकल में, वहाँ से फिर आपको री मेडिकल में भेजेगा, री मेडिकल में आप फिर सर्जरी कराने जाएँगे, करा के वहाँ पे पहुँचेंगे, परेशान होंगे। उससे बढ़िया चीज़ है कि पहले ही कान का सर्जरी करवा लीजिए। एक भाई कमेंट किया है कि क्या मेडिकल में हाइट दोबारा चेक होगी? तो हाँ, मेडिकल में हाइट आपकी दोबारा चेक होगी, चेस्ट भी दोबारा चेक होगा, ठीक है? लड़कियाँ जितनी भी हैं, उनका भी हाइट चेक होगा और वेट चेक होगा, इतनी इस चीज़ से निश्चिंत रहें। एक क्वेश्चन और है कि दाँत में कीड़ा लगा है या दाँत जिसका एक दाँत खराब हो गया है या दाँत में प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं बता दूँ इसके ऊपर अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, क्या होता है अगर दाँत आपका एक दाँत अगर नहीं है, ठीक है? टोटल काउंटिंग नहीं किया जाता है कि आपका 32 दाँत है कि 30 दाँत है, काउंटिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एक दाँत अगर नहीं है, कहीं से दाँत उखड़ गया है, एक दाँत नहीं है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक दाँत हल्का-सा टूट भी गया है, चाहे कीड़ा भी लगा है, कुछ है, प्रॉब्लम है, तो एक दाँत के लिए आपको बाहर नहीं किया जाता है, ना री-मेडिकल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर लगातार मान लीजिए 2 दाँत नहीं है या आपके 2-3 दाँतों में प्रॉब्लम हो रही है इस टाइप से या आपने ऐसा किया है कि आपके 2-3 दाँत खराब है, आपने कैप लगवा रखा है, तब जाके आपको उसमें री-मेडिकल मिल जाएगा, ठीक है? तो जितने भी ऐसे भाई-बहन हैं जिनके दाँत में प्रॉब्लम है, दाँत में मान लीजिए 2 दाँत खराब हैं या 2 दाँत में कैप लगवा रखे हैं, तो उसको जाइए डेंटल के पास और दाँत को निकलवा के और नकली दाँत आता है, सेम टू सेम ऐसे ही थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वो बढ़िया दाँत, वो वाला दाँत लगा के फिक्स करवा लीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर आपको री-मेडिकल मिल जाएगा दाँत में, तो फिर दिक्कत होगा। तो करवाना आपको वही काम है, री-मेडिकल में करवा के जाएँगे, उससे पहले अभी करवा लीजिए। अगर एक दाँत के लिए अगर प्रॉब्लम है, टूट गया है, कीड़ा लगा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एक दाँत में कैप है, तो फिर एक दाँत वाली टेंशन मत लें, एक दाँत के लिए आपको री-मेडिकल नहीं मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके शरीर पे टैटू है, ठीक है? टैटू है या कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी का निशान है या टैटू है। तो देखिए, ये डिपेंड तो पूछ रहे हैं कि हमको फ़ेल तो नहीं किया जाएगा। देखिए, क्या होता है, ये मैटर करेगा कि आपका सर्जरी या निशान जो है, कितना बड़ा है। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, कितना बड़ा है वो इस पे निर्भर करेगा। अगर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा गहरा है, तो फिर आपको री-मेडिकल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। फिर आपको बोला जाएगा इसका प्लास्टिक सर्जरी करा के आइए, चाहे री-मेडिकल में आप जैसे मन हो वैसे उसको सही करा के जाइए, नहीं तो फेल किए जाएँगे। लेकिन देखिए, छोटा-मोटा अगर टैटू है, अगर छोटा-सा सर्जरी का निशान है, हल्का-फुल्का कहीं कट का निशान है, चाहे मान लीजिए आपका अंगूठा हल्का-सा कटा है, चाहे कुछ प्रॉब्लम है, एकदम छोटी-मोटी कटा-फुटा चीज़ है, तो उसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाता है यूपी पुलिस मेडिकल से, जीडी का मेडिकल नहीं है, आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, ठीक है? लेकिन अगर ज़्यादा आपका अगर सर्जरी का ज़्यादा हेवी निशान है, तो फिर उसका प्लास्टिक सर्जरी करवा के आपको आना होगा। अगर टैटू बहुत बड़ा है, तो लेज़र लगवा के उसको सही से करवा के आना होगा। अगर अंगूठा वगैरह थोड़ा बहुत कटा-वटा है, तो फिर अगर मान लीजिए किसी का ज़्यादा यहाँ पे कटा है, तो फिर उसका ट्रिक ये है कि थोड़ा-सा कुछ कट मार के स्टेप वगैरह लगवा-वगवा के उस दिन मेडिकल में चले जाओ कि अभी चोट लग गया हमको सर, इसीलिए लगवा के आए हैं। ऐसे करके बच सकते हैं, ये ट्रिक है छोटा-सा। लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी कट के निशान है, ज़्यादा बड़ा निशान चिन्ह है या टैटू है, तो फिर आपको उसको प्रॉपर उपचार करा के आना है। ऐसा नहीं कि हवा में चले गए कि जाके वहाँ पास हो जाएँगे, नहीं। आपको प्रॉपर उपचार करा के जाना है वहाँ पे। उसका बहुत सारे निशान तो जो होते हैं उसके लिए बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ जाएँगे तो ऐसे-ऐसे तगड़ा मलहम आते हैं, लगाएँगे तो हफ्ता दिन में वो ठीक कर देता है, ऐसा-ऐसा चीज़ है। लेकिन आप लोग को वहाँ पे जाते नहीं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएँगे, फालतू का कमेंट करेंगे, इधर-उधर खोजेंगे। आपको इस चीज़ से मतलब ध्यान देना है, गंभीरता से लेना है मेडिकल को, ऐसा नहीं कि हल्के में। यहाँ तक आए हैं 48 लाख को बीट करके आए हैं आप लोग, बहुत ही मतलब मेहनत और परिश्रम से आए हैं। आपके घर वाले, माँ-बाप सभी लोग आपसे आशा लगा के बैठे होंगे। तो आप लोग ये इसको सीरियस लीजिए, बिल्कुल सीरियस लीजिए और इस पे एक्शन लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है शरीर में, तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए और एक्शन लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी के डेट में पैसा खर्चा हो जाएगा। अभी का पैसा जो खर्चा होगा, उतना भी नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि आपका एक सैलरी मैनेज कर देगा। एक सैलरी आएगा, पहले महीने का मैनेज कर देगा। तो आप लोग अभी खर्चा जहाँ से भी करना है कर लीजिए, लेकिन अभी बिल्कुल तैयार होके आप मेडिकल में जाइए। नॉक नी के लिए कमेंट आ रहा है कि नॉक नी मेरे को हल्का-सा नॉक नी है या कि कोई बोल रहा है कि क्या वहाँ लेटा कर चेक किया जाता है, कोई बोल रहा है खड़ा करा के चेक किया जाता है। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, नॉक नी चेक करने में
एक आदमी का चेक करने में हमको लगता है 10 से 15 सेकंड लगता है, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लेते हैं डॉक्टर। 10 से 15 सेकंड में आपका नॉक-नीक चेक कर लेते हैं। कैसे? आपको खड़ा कराएँगे, ठीक है? आपको बोलेंगे पैर खोलो, आपका पंजा खुलवा देंगे। अब देखिए, वो आपको डिग्री लेके नहीं बैठे रहेंगे वहाँ इंची टेप लेके कि आपका डिग्री बताएँगे, ठीक है? उनका काम है बस बोलना है खोलो। अब आपको मैनेज करना है, आपको शो करना है। 2 सेकंड के लिए शो कर दिए बस आप पास हो गए। 2 सेकंड के लिए शो करना है आपको कि आपका मतलब नौकरी नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि डिग्री 30 डिग्री पे कोई बना खोल के बैठे हैं, कोई 45 डिग्री पे। आप अपने से प्रैक्टिस करिए। ये जिस डिग्री पे आपका पैर खोल के 30 से 45 के बीच में जिस डिग्री पे आपको पैर पंजे खोलने पर मतलब फ़ायदा मिल रहा है, उतना ही खोलिएगा वहाँ पे। डॉक्टर बोलेगा पंजा खोलने के लिए, उतना ही खोलिएगा, उसको शो कर दीजिएगा और चले आइएगा। अभी आप थोड़ा-सा ढीला खड़ा होंगे, थोड़ा-सा टाइट करके खड़ा होंगे तब तो सट जाएगा। थोड़ा-सा ढीला और हल्का-सा मतलब बेंड रहेगा, चेस्ट अप रखेंगे और पैर हल्का-सा ढीला रखेंगे तो ऐसा लगेगा आप बहुत सीधे खड़े हैं और फिर आपका आपका नॉक नी बच जाएगा, थोड़ा-सा गैप बन जाएगा, बच जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 सेंटीमीटर गैप बने कि 3 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, हल्का-सा भी गैप बन गया, थोड़ा-सा बन गया, तो आपको पास कर दिया जाता है। एक बात और, अगर जिसका मतलब थोड़ा-सा टच हो रहा है एकदम, तो ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पे नॉक नी के लिए आपको री-मेडिकल दे दिया जाएगा, नहीं। अगर थोड़ा-सा एकदम बच रहा है, तो फिर आपको री-मेडिकल नहीं देते हैं वो लोग, वहाँ से पास कर देते हैं नॉक नी में। ऐसा नहीं है कि नोक में बहुत हल्का-फुल्का टच हो रहा है तो आपको बाहर कर देंगे। जिसका बहुत ज़्यादा टच हो रहा है, बहुत ज़्यादा समझिए, तब जाके उसको मतलब नौकरी में री-मेडिकल मिलता है, इतना समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा जिसका फसकता है तब, हल्का-फुल्का है तो आपको पास कर दिया जाता है, मैं ओपन बता रहा हूँ आपको। बात करते हैं एफआईआर वाले पे। अगर किसी भाई या बहन के ऊपर एफआईआर हो गया है, तो एफआईआर में 2 टाइप का एफआईआर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ये हो रहा है कि अभी आप छोटे थे, मतलब आप नाबालिग थे, तब का आप पे एफआईआर कोई हुआ है और उसका निस्तारण भी हो चुका है। तो वो पूछ रहे हैं शपथ पत्र में हम डालें कि ना डालें? तो जिनका भी अगर एफआईआर हुआ है, जिनका जब वो नाबालिग थे और उनका निस्तारण हो चुका है, तो उनको शपथ पत्र में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे जब शपथ पत्र मैंने बताया था फॉर्मेट देख लीजिए उसको। उसमें लिखना है कि मेरे ज्ञान में ऐसा कोई मेरे पे मुकदमा नहीं है। क्योंकि आप नाबालिग थे उस टाइम, आपको कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है शपथ पत्र में कि आप नाबालिग थे, आप पे केस चला और आप क्लियर हो गए। ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा टाइप ये हो रहा है कि जिन पे अभी तत्काल में चल रहा है, जिन पे एफआईआर है, उनका तत्काल में चल रहा है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, तो मैंने बोला है कि जैसे मेरे को पर्सनल अपना एफआईआर नंबर, अपने जिला का नाम और अपने थाने का नाम भेजिए। मैं उसको एक बार वेरीफ़ाई कर लूँगा। वेरीफ़ाई क्या करूँगा कि आपके थाने से मैं एंट्री करवा के चेक करवा लूँगा उसको कि आपके थाने पे वो आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है नाम। अगर आपका नाम शो कर रहा है थाने पे आपके, अगर सीसीटीएनएस पे अगर शो कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि जब पुलिस वेरिफ़िकेशन होने जाएगा तो आपका नाम डाल के चेक किया जाएगा। डाम ड डाला जाएगा तो फिर आपका नाम शो हो जाएगा। तो फिर आप शपथ पत्र में भी नहीं लिखे हैं और वहाँ भी आप पकड़े गए। तो फिर आप इस तरह से आप मतलब फ्रॉड हो गए एक प्रकार से। तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे पे पर्सनल भेजें और भेज के इस चीज़ को क्लियर करा लें कि आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो उसको कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखिए, बहुत सारे भाई देख रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं, मतलब ओपन कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पे ये एफआईआर हुआ है, मेरे में ये हुआ था लेकिन शो नहीं कर रहा है। भाई साहब देखिए, आपको बहुत बच के रहना है। अगर आप पे एफआईआर हुआ भी है, चाहे कुछ भी हुआ है, तो आपको बचा के रखना है, उसको पर्सनल रखना है। अपने दोस्त से भी नहीं बताते हैं लोग, इतना हाल होता है। ज्वाइन करने के बाद भी नहीं बताया जाता अपनी कमी को, तो आप बताइए मत ना इसको। आप पर्सनल हमको मैसेज करिए और हमको बताइए, लेकिन ओपन में कहीं मत लिखिए, नहीं तो आपका कोई दुश्मन होगा, इसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। आपकी नौकरी आई हाथ से नौकरी जा सकती है, न लगी लगाई नौकरी भी जा सकती है अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ है तो। तो आप लोग इसको प्राइवेसी रखिए, इस बात को समझिए और गंभीरता से लीजिए इसको। समझ गए ना? कुछ लोगों पे एफआईआर जो है 156(3) के माध्यम से हुआ है। क्या हुआ है कि 156(3) के माध्यम से एफआईआर हुआ है तो थाने में शो नहीं करता है। तो ऐसे लोग जितने भी हैं तो उनको शपथ पत्र में अपना लिखना पड़ेगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा। मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, जो भी मैटर है, उस मैटर को अपने शपथ पत्र में लिखना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर आप फ्रॉड होते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसे 156(3) वाले जितने भी हैं वो लिखेंगे अपना कि क्या मैटर हुआ है। अगर किसी मैटर में देखिए, अगर किसी मैटर में आपका एफआईआर में नाम है, चाहे विवेचना चल रही थी और आप दोष मुक्त हो गए हैं, दोषी नहीं हैं, तो फिर आप लिखने में डरिए मत। आपको शपथ पत्र में लिखना है तो उसको लिखने में डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये।
कुछ नहीं होगा आपको। अगर आपका केस विवेचनाधीन है, अगर चल रहा है, आपका केस चल रहा है अभी, आप दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, तो भी आप मेंशन करिए, अपने शपथ पत्र में मेंशन करिए, इस चीज़ से डरिए मत। ऐसे-ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो मतलब मर्डर का या बड़ा-बड़ा केस लड़ रहे हैं, अभी मुकदमा लड़ रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं साथ में, बाहर नहीं हो रहे हैं। जब वो दोष सिद्ध हो जाएगा आदमी, तब जाके उसको मतलब माना जाता है कि नौकरी करने लायक नहीं है, बाहर कर दिया जाता है। अगर आप दोष मुक्त हो गए हैं तब तो डाल ही दीजिए, अगर विवेचना चल भी रहा है तो फिर आप कोशिश करिए कि आप डाल दीजिए उसका और दोष मुक्त हो जाइएगा, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप डरिए मत कि नहीं हम नहीं डालेंगे, छुपा लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो आप बच्चे थे, नाबालिग थे तब का मैटर था वो दबा लिए चलेगा, लेकिन ऐसा जो मैटर है अभी के डेट में उसको मेंशन कर दीजिए, नहीं तो पता चल ही जाएगा, फिर आपको समस्या हो सकती है। अगर आपका मामला नहीं पहुँचा है अभी तक कोर्ट में, अभी थाने पे है, विवेचना चल रही है, तो आप लोग कोशिश करिए जो भी आपका विपक्षी है, उसका पैर पकड़ लीजिए, उसको पैसा माँग रहा है पैसा दीजिए, उसको जो चीज़ माँग रहा है वो चीज़ दीजिए। थाने पे जाइए, थाने पे जो विवेचना कर रहा है, दरोगा कर रहा होगा या इंस्पेक्टर कर रहे होंगे, जो भी होंगे, उनसे जाके मिलिए और बात करिए, बताइए कि आपके फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम जो भी माफ़ीनामा लिख के देने के लिए तैयार हैं, जो भी वो बोल रहा है वो करने के लिए हम तैयार हैं, वो चीज़ करवा दीजिए हमसे और मेरा नाम विवेचना से निकाल दीजिए, तो आपका बहुत बड़ा कृपा होगा। ऐसा करके आप विवेचना जो कर रहे हैं दरोगा जी उनसे बात करिए और आपका जो विपक्षी है उससे भी बात करने में मत संकोच करिए। अगर जानता है वो कि आपका पुलिस में भर्ती हो गए हैं, आप होने वाले हैं और उसको पता है कि हम एफआईआर किए हैं, फँस सकते हैं, तो फिर उसके पास भी जाइए और जाके उससे बात करिए, बात करके कोशिश करिए कि हाथ जोड़ के उससे मतलब आपका नाम निकल जाए विवेचना से ही, कोर्ट में मैटर ना जाए। अगर कोर्ट में चला ही गया है तो फिर तो आप मेंशन करिए और आप कोर्ट में से केस लड़के और दोष मुक्त होके आएँगे तो फिर आपको नौकरी तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन अगर दोषी हो जाते हैं तो नौकरी जा सकती है आपकी, अगर दोष मुक्त होते हैं तो फिर नौकरी आपकी चलती रहेगी ऐसे ही। यही मतलब प्रोसेस होता है इसका। आशा है कि आप लोग जितने भी एफआईआर वाले हैं सब समझ गए हैं और कुछ डाउट हो तो ग्रुप में लिखते रहिएगा आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हैं, आपको टाइम देते हैं लिखने के लिए हम, उसमें अपना लिखिएगा, जो भी डाउट होगा मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा आगे भी। कुछ भाइयों और बहनों का ये सवाल था कि उन्होंने प्राइवेट से किया है 10+2 या जो भी उसका समकक्ष डिग्री जो भी है, उन्होंने प्राइवेट से किया है या एनआईओएस से किया है, ऐसे जगह से किया है जहाँ से कि मतलब चरित्र नहीं बनता है वहाँ से, ऐसे जगह से किया है। तो देखिए मैं आपको ऐसे लोगों को बता दूँ, अगर ऐसे जितने भी भाई या बहन हैं, जो कि मतलब जहाँ ऐसे जगह से किए हैं जहाँ से चरित्र नहीं बनता, तो अगर उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर उससे आगे की पढ़ाई कुछ किए हैं जहाँ पे, तो अगर चाहे तो ग्रेजुएशन के जहाँ किए हैं, वहाँ से उनके प्रिंसिपल से चरित्र बनवा के लगवा सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड होगा और चलेगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर वो लोग नहीं किए हैं, अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, उससे आगे पढ़ाई नहीं की है, वहीं तक की है और वहाँ पे नहीं बनता है, तो क्या करना है या स्कूल बंद हो गया है, बहुत सारे लोगों का स्कूलें बंद हो गया है, कॉलेज ही बंद हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है अपने कॉलेज को पता करना है कि ये कॉलेज कहाँ से अटैच होता है। सभी कॉलेज जितने इंटर कॉलेज या हाई स्कूल कॉलेज होते हैं, ये सारे के सारे कॉलेज कहीं न कहीं संबद्ध होते हैं, ठीक है? संबद्ध जहाँ से होते हैं, तो अगर आपका स्कूल बंद हो गया है तो फिर आप क्या करिए, जहाँ संबद्धता इस स्कूल की थी, उस स्कूल पे जाइए और अपना सर्टिफ़िकेट लेके जाइए, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल या प्रबंधक होंगे, तो आपका चरित्र बना के दे देंगे। अभी देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चरित्र जो लग रहा है, जो कन्फ्यूज़न में है कि चरित्र कितना लगेगा। मैं बता रहा हूँ चरित्र साफ-साफ बता चुका हूँ कि 3 चरित्र लेके आपको जाना है। पहला कि आपके जो मोहल्ले के जो भी 2 लोग होंगे, तो एक फ़ॉर्मेट होता है, उस फ़ॉर्मेट पे 2 लोग से साइन करा लेंगे। मतलब एक ये हो जाएगा, एक अपने ग्राम प्रधान से करा लेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं, तो शहर में ग्राम प्रधान की जगह पे होता है सभासद या पार्षद होता है, तो उससे आप चाहें तो बनवा सकते हैं। तीसरा जो होता है वो अपने कॉलेज से बनवाना है, ये तीनों बनवा के ले जाना है। अगर देखिए अगर आपका ग्राम प्रधान जो है लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, नहीं बना रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा ये मतलब ज़रूरी चीज़ नहीं है कि अनिवार्य है। आप चाहें तो अपने गाँव के ही किसी एक आदमी और दूसरे आदमी से अपना चरित्र लिखवा के और जैसे मैंने ग्रुप में बताया था, फॉर्मेट भेजा था, सेम टू सेम वैसा बनवा के आप लोग लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, वो ग्रुप से जुड़ जाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।